नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सर्वप्रथम सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के इस सत्र में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इजराइल और हमास के मध्य शांति की। फिर हम बात करेंगे व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और उसके बाद हम कोविड-19 से लड़ाई के संदर्भ में एड्स के खिलाफ रणनीति से सीखने की आवश्यकता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उत्तर संरचना भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। यह है पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसके साथ ही हम पेज नंबर 11 में दिए गए कुछ अन्य आलेखों की भी चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से संदर्भित हैं लगभग 11 दिन की लड़ाई के पश्चात इजराइल और हमास के मध्य हुई शांति से। उल्लेखनीय है कि अप्रैल के मध्य में रमजान शुरू होने के बाद से ही यरूशलेम में इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। यह तनाव और भी ज्यादा विस्फोटक तब हो गया जब यरूशलेम में इजरायली सशस्त्र बलों के द्वारा हरम अस शरीफ में अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया गया और इसकी जवाबी कार्रवाई में गाजा चलाने वाले इस्लामी आतंकवादी समूह हमास द्वारा दर्जनों रॉकेट छोड़े गए। उसके बाद से ही लगातार लड़ाई जारी देखी जा रही थी जो अब हाल में ही जाकर शांति की ओर पहुंची है। उल्लेखनीय है कि इस पूरे विवाद में यरूशलेम फिर से एक चर्चा का केंद्र बन गया है। यरूशलेम पश्चिमी एशिया में स्थित एक अत्यंत प्राचीन नगर है जो शुरुआत से ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में रहा है। 1947 में मूल संयुक्त राष्ट्र की विभाजन परियोजना के अनुसार यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 1948 के पहले अरब इजराइल युद्ध में इजरायलियों द्वारा यरूशलेम शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया और जॉर्डन के द्वारा पुराने शहर सहित पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। इसी पूर्वी हिस्से में हरम अस शरीफ भी स्थित है और अल अक्सा मस्जिद जो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है वह भी स्थित है। उल्लेखनीय है कि 1967 में जब पश्चिम एशिया में 6 दिवसीय युद्ध देखा गया तब इजराइल के द्वारा जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया और बाद में उसने इसे अपने कब्जे में बना लिया। इस प्रकार 1967 से अधिग्रहण के बाद से ही इजराइल के द्वारा मुख्य रूप से पूर्वी यरूशलेम क्षेत्र में बस्तियों का विस्तार किया गया है जो वर्तमान में लगभग 2,20,000 यहूदियों का घर बन गया है। पूर्वी यरूशलेम में पैदा हुए यहूदियों को इजरायली नागरिक माना जाता है जबकि इसी शहर में फिलिस्तीनियों को भी सशर्त निवास परमिट दिया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अन्य हिस्सों के विपरीत इजराइल की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम फिलिस्तीनियों द्वारा किया गया है और यरूशलेम का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। यदि हम बात करें इस समस्या के मूल कारण की तो इजराइल का कहना है कि पूरा यरूशलेम शहर उसकी एक एकीकृत और शाश्वत राजधानी है और इसे वह किसी भी रूप में फिलिस्तीन के साथ बांटने को तैयार नहीं है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी इसे समर्थन दिया गया था। हालांकि वर्तमान में अनेक देशों ने इसे मान्यता प्रदान नहीं की है और फिलिस्तीनी नेताओं ने भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के फिलिस्तीनी राज्य का कोई भी समझौते का फॉर्मूला सामने लाया जाएगा तो वह उसको तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक पूर्वी यरूशलेम उसकी राजधानी नहीं बनाई जाए। लेकिन जिस तरीके से इजराइल का पूरा इस मसले पर रुख रहा है वह इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। आप इस चित्र के माध्यम से इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति को देख सकते हैं। मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में इजराइल देश की अवस्थिति को देखा जा सकता है जिसे 1948 के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हालांकि इसी क्षेत्र में अरब फिलिस्तीनी भी निवासरत थे जो वर्तमान में मात्र 2 क्षेत्रों तक सीमित हो गए हैं जिसमें गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी और
पश्चिमी किनारा यानी वेस्ट बैंक शामिल है। इस गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे के क्षेत्र में भी इजराइल द्वारा लगातार बस्तियों का प्रसार किया जा रहा है, जिससे फिलिस्तीन में इसको लेकर काफी अशांति है। साथ ही साथ यहाँ पर यरूशलेम का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लगातार युद्ध देखे जाते हैं। वर्तमान ताजा संघर्ष में 243 से अधिक लोगों की मृत्यु गाजा क्षेत्र में देखी गई है, जिसमें 66 बच्चे भी शामिल हैं। इसकी तुलना में इजराइल में यद्यपि 12 ही मृत्यु हुई हैं। हालांकि हमास ने इस अवधि में 4000 से अधिक रॉकेट दागे हैं, जिसमें 350 से अधिक इजरायली घायल हुए हैं। इजराइल द्वारा भी बदले की कार्यवाही की गई है। हालांकि हमें यह चीज ध्यान में रखनी है कि इससे पहले जो दोनों के मध्य 2014 में संघर्ष हुआ था, वह जमीनी प्रकार का संघर्ष था। इस बार यह संघर्ष केवल हवाई हमले तक ही सीमित रहा है, जो जल्दी ही समाप्त हो गया है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि इस पूरे संघर्ष विराम की मध्यस्थता मिस्र के द्वारा की गई है और मिस्र का यह प्रयास है कि आगे भी वह शांति समझौते को बनाए रखने के लिए लगातार भागीदारी को निभाए। अमेरिका द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है और उसके द्वारा यह आह्वान किया गया है कि हमें शांति को एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यह जो शांति का स्थायित्व है वह अभी भी पूर्ण नहीं हो सका है, क्योंकि दोनों के मध्य जिस प्रकार का तनाव बना हुआ है वह तब तक बना रहेगा जब तक मूल मुद्दों को हम सुलझा नहीं पाते हैं। जैसे कि इजराइल द्वारा जिस प्रकार से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पश्चिमी किनारे पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, उसको रोका जाए। साथ ही साथ उसके द्वारा मुस्लिमों और फिलिस्तीनियों के लिए पवित्र क्षेत्र हरम अस शरीफ और अल अक्सा मस्जिद पर जिस प्रकार से अपने प्रभाव को बढ़ाया गया है, उसकी भी आलोचना की जा रही है, जिसके संदर्भ में इजराइल को संवेदनशीलता से कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से दोनों देशों के मध्य यरूशलेम की स्थिति को लेकर तनाव बना हुआ है। इसमें भी पूर्वी यरूशलेम की स्थिति का अभी तक स्थायी रूप से समाधान नहीं हो पाया है, जिसे फिलिस्तीनी अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं। 2014 में भी जो दोनों के मध्य लड़ाई देखी गई थी, उसका भी मूल कारक यही था। हालांकि उस समय दोनों के मध्य जमीनी स्तर पर लड़ाई हुई थी, जो वर्तमान में वायु हमले तक ही सीमित रही है। इसके चलते गाजा क्षेत्र में हमास के कट्टरपंथियों के साथ ही चूंकि अनेक निर्दोष लोग भी मारे गए, इसके चलते इजराइल की चौतरफा आलोचना हुई, जिसके दबाव में विशेषज्ञों का ये कहना है कि वह शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है। इस पूरे संघर्ष के संदर्भ में यद्यपि इजराइल का भी दावा है कि उसके द्वारा हमास के भूमिगत सुरक्षा तंत्र को समाप्त कर दिया गया है और वह हमास को कई वर्षों तक कमजोर कर पाने में सक्षम हुआ है। हालांकि इजराइल के इस दावे के बावजूद हमास द्वारा जिस तरीके से अंतिम समय तक हवाई हमले जारी रखे गए, वो इस बात को दर्शाता है कि इजराइल द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद हमास कमजोर नहीं हो सका है, जो भविष्य में भी दोनों देशों के मध्य तनाव को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। यही कारण है कि हमें शांति को स्थायित्व देने के लिए प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है और मुख्य रूप से इसके तहत 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य के सिद्धांत के समाधान पर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों को मान्यता दिए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को किए जाने की जरूरत है और इनके मध्य सीमा का निर्धारण भी कम से कम 1967 की सीमाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें यरूशलेम के संदर्भ में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। क्या इसका विभाजन किया जाना चाहिए, अपितु इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में सभी पक्षों द्वारा साथ मिलकर कार्य करना होगा और इसमें अमेरिका जैसे देशों को भी सक्रिय रूप से भूमिका निभानी होगी। तभी इस प्रकार की लगातार होने वाले संघर्ष को हम रोक पाएंगे और शांति को स्थायित्व किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से प्रयास किया जा सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसे
कुछ अर्थ में आप आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से भी जोड़कर देखा जा सकता है। यह आलेख केंद्रित है केंद्र के द्वारा व्हाट्सएप को उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के संदर्भ में एक नोटिस दिए जाने से, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप को उसकी प्राइवेसी पॉलिसी वापस लिए जाने के लिए एक तरीके से दबाव डालने का प्रयास किया गया है। हालांकि अनेक विद्वानों द्वारा इसकी आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीति का संबंध चूंकि उसकी व्यावसायिक रणनीति से है, उसके व्यावसायिक निर्णय से है, तो उसमें सरकार द्वारा इस प्रकार से नोटिस जारी करके उसमें हस्तक्षेप करना एक सही तरीका नहीं है। और इसके संदर्भ में भी व्हाट्सएप ने यह कहा है कि वह अपनी प्राइवेसी नीति के संदर्भ में उपभोक्ताओं को चूंकि विकल्प भी दे रहा है कि वह नीति स्वीकार करें या फिर अकाउंट को डिलीट कर दें, तो हम पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाना सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि व्हाट्सएप का कहना है कि जिस तरीके की प्राइवेसी नीति वह सामने लाया है, उस प्रकार की प्राइवेसी नीति अन्य कंपनियों में भी विद्यमान है, जिसमें गूगल, बिग बास्केट आदि महत्वपूर्ण हैं। हालांकि व्हाट्सएप के विपरीत केंद्र का यह तर्क है कि व्हाट्सएप की नीति विशेष रूप से भारतीय उपभोक्ताओं के संदर्भ में भेदभाव परक है, क्योंकि यह नीति समान रूप से यूरोपीय नागरिकों पे लागू नहीं होती, केवल और केवल भारत पर ही ये लागू हो रही है, जिसके लिए भारतीयों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे वाद विवाद के संदर्भ में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको भारत में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में जो पहले से ही डेटा को सुरक्षित किए जाने के संदर्भ में, निजता को बढ़ाए जाने के संदर्भ में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसे कानून बने हुए हैं, वैसे ही सख्त प्रावधान भारत में भी लागू किए जाने चाहिए। और भारत को व्हाट्सएप को ब्लेम करने से पहले अपने देश में पर्याप्त डाटा सुरक्षा कानून की विद्यमानता के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि भारत में समय समय पर आरोग्य सेतु ऐप आदि के द्वारा जिस प्रकार से डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसको लेकर विवाद उभरते रहे हैं, जिसके माध्यम से लगातार निजता की समस्या को सामने लाया जाता रहा है। यही कारण है कि हमें डाटा प्राइवेसी आदि के संदर्भ में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ को भारत में भी लागू करने के लिए कार्य करना होगा, और साथ ही साथ अन्य प्रकार के डेटा को भी सुरक्षित किए जाने के संदर्भ में नीति को बेहतर ढंग से बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें गैर व्यक्तिगत डेटा आदि महत्वपूर्ण है। यदि हम इस पूरी व्हाट्सएप प्राइवेसी नीति और इससे संबंधित गोपनीयता के मुद्दे को टाइमलाइन के आधार पर देखें, तो व्हाट्सएप द्वारा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जनवरी 2021 में अपडेट किया गया था और यूजर्स से इसको अपनाए जाने के संदर्भ में 8 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी। हालांकि जिस तरीके से इस नीति को लेकर वाद विवाद उभरे, इसके चलते विवाद बढ़ने के चलते उसने इस तारीख को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया, लेकिन विवाद चूंकि अभी भी सुलझ नहीं सका है, इसके चलते व्हाट्सएप ने इसे हाल ही में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन व्हाट्सएप ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस नीति को अपनाए जाने के संदर्भ में यूजर्स को लगातार सूचना भेजता रहेगा, जिससे इस नीति के भविष्य में लागू किए जाने की संभावना पर बल मिलता है। व्हाट्सएप की इस नई नीति के अनुसार अब व्हाट्सएप अपने किसी भी उपयोगकर्ता की जानकारी फेसबुक सहित अपनी कंपनियों के परिवार के साथ साझा कर सकता है, और इस नए अपडेट ने व्हाट्सएप एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले लोगों की गोपनीयता को लेकर काफी चिंताएं पैदा कर दी हैं। यदि हम इस नीति की अन्य मुख्य विशेषताओं को देखें, तो यह तृतीय पक्ष सेवाओं के साथ जानकारी साझा करने से भी संबंधित है, जिसमें जब उपयोगकर्ता तृतीय पक्ष सेवाओं या फिर फेसबुक कंपनी उत्पादों का प्रयोग करते हैं, तो उन तृतीय पक्ष सेवाओं को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आप या अन्य उनके साथ क्या साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर से संबंधित भी विविध प्रकार की जानकारी एकत्र करता है। इसमें मोबाइल उपकरणों में बैटरी का लेवल,
सिग्नल की शक्ति, ऐप का संस्करण, ब्राउज़र की जानकारी, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन की जानकारी, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में आपको यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि व्हाट्सएप द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई इन ऐप डिलीट माई अकाउंट फीचर का इस्तेमाल किए बिना केवल अपने डिवाइस से व्हाट्सएप ऐप को ही डिलीट करेगा, तब भी उस यूजर की जानकारी प्लेटफॉर्म पर स्टोर रह जाती है जो आगे यूज की जा सकती है। व्हाट्सएप के अनुसार वह उपयोगकर्ता डेटा को संग्रहित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित फेसबुक के वैश्विक बुनियादी ढांचे और डेटा सेंटर्स का उपयोग करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में वह डेटा को संयुक्त राज्य या अन्य भागों में स्थानांतरित कर सकता है जहां फेसबुक की संबद्ध कंपनियां आधारित हैं। इसके संदर्भ में लोकेशन के बारे में भी जानकारी आवश्यक है, जिसमें भले ही कोई उपयोगकर्ता अपनी लोकेशन संबंधी सुविधाओं का उपयोग ना करता हो, व्हाट्सएप आपके सामान्य स्थान जैसे कि शहर या देश का अनुमान लगाने के लिए आपके आईपी एड्रेस और फोन नंबर, क्षेत्र कोड जैसी अन्य जानकारी एकत्र कर सकता है, जिसका भविष्य में दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ व्हाट्सएप का यह भी कहना है कि यदि आप उसकी किसी प्रकार की भुगतान सेवाओं का उपयोग करते हैं तो वह आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी को संसाधित कर सकता है, जिसमें भुगतान का खाता और लेन देन की जानकारी आदि शामिल है, जिसको लेकर भविष्य में शंकाएं बन सकती हैं। यही कारण है कि व्हाट्सएप की नई नीति के समक्ष अनेक मुद्दे और चिंताएं अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि नई व्हाट्सएप नीति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का खंडन करती है, जो भारत के डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का आधार बनी है। यह डेटा स्थानीयकरण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकलाइजेशन के भी विपरीत है, जिसका उद्देश्य देश के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण पर अंकुश लगाना है। अपडेट की नई गोपनीयता नीति के साथ व्हाट्सएप अब किसी के भी मेटा डेटा को साझा कर सकता है, जिसमें आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से की गई बातचीत को छोड़कर सब कुछ साझा किया जा सकता है। इसके तहत व्हाट्सएप का यह भी कहना है कि यदि उपयोगकर्ता हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई प्राइवेट पॉलिसी की अपडेट को स्वीकार नहीं करता है तो वह इस नई सेवा की शर्तों को लागू करने पर व्हाट्सएप को छोड़ना होगा, जो उपभोक्ताओं को दुविधा में डाल सकता है। इसी के संदर्भ में हमें भारत में निजता की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के पुट्टास्वामीवाद में भी निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। इसके चलते भी अब यह आवश्यक हो गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी नीति के संदर्भ में भारत में भी एक बेहतर डेटा संरक्षण कानून को बनाए रखने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य से है। यह आलेख केंद्रित है कोविड-19 से लड़ाई के संदर्भ में एड्स के खिलाफ अपनाई गई रणनीति से सीखने की आवश्यकता के संदर्भ में। हाल के समय में जिस प्रकार से कोविड-19 भयावह रूप में सामने आया है, उससे निपटने के संदर्भ में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार की रणनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि हमें वैक्सीन और दवाओं के सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रूप में उपलब्ध कराने के लिए इसका व्यापक स्तर पर निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, और इसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि हम पेटेंट युक्त वैक्सीनों को भी जेनेरिक रूप में बनाए जाने के लिए कार्य करें, और इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों से छूट दिए जाने के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों द्वारा यह कार्य भी किया गया है, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में WTO में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते ट्रिप्स से छूट के लिए बात की थी। हालांकि इसका अभी भी अनेक देशों और कंपनियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके निवारण के लिए हमें कुछ अन्य उपायों को अपनाने की जरूरत होगी, जिसमें स्वैच्छिक लाइसेंसिंग पद्धति या
वॉलंटरी लाइसेंसिंग पद्धति काफी महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के तहत पेटेंट नियंत्रक दवा कंपनी के द्वारा स्वयं ही पेटेंट युक्त दवा के तकनीकी हस्तांतरण को अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जाता है, जो केवल और केवल गरीब देशों के लिए ही दवा का कम मूल्य में निर्माण करती हैं। इसके बदले में पेटेंट धारी कंपनी को रॉयल्टी प्राप्त होती है और इसके माध्यम से पेटेंट अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं होता और गरीब देशों में दवा की उपलब्धता भी संभव हो पाती है। और इसके माध्यम से यह देखा गया है कि किस प्रकार से HIV एड्स आदि की दवा पर जो प्रतिवर्ष खर्च होता था, जिसकी रेंज 200 से $500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक जाती थी, उसको इस प्रकार की वॉलंटरी लाइसेंसिंग की व्यवस्था के माध्यम से $39 तक कम कर पाने में सफलता प्राप्त हुई है। और हम इस प्रकार की रणनीति को कोविड वैक्सीन के संदर्भ में भी अपना सकते हैं। इसमें कुछ अन्य विकल्प भी हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट और उसमें किए गए दोहा उद्घोषणा समझौते के माध्यम से अनिवार्य लाइसेंसिंग की पद्धति को लागू किया जा सकता है, जिसके माध्यम से पेटेंट युक्त वैक्सीन को बिना दवा निर्माता की सहमति से ही बनाया जा सकना संभव होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वैक्सीन और दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के लिए WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जो कोवैक्स फैसिलिटी का निर्माण किया गया है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। और कोविड दवा उत्पादों की सर्वसुलभता को सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को भी बढ़ावा देना होगा। इसके माध्यम से पेटेंट धारक कंपनियों के द्वारा अपनी पेटेंटेड दवाओं का तकनीकी हस्तांतरण जनहित में किया जाता है और कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। वर्तमान में सरकारों के द्वारा वैश्विक स्तर पर बिलियंस डॉलर खर्च किए जा रहे हैं कोविड-19 उपचार के लिए और इसके माध्यम से ही अनेक पेटेंट धारक कंपनियां दवा बना पाने में सक्षम हुई हैं। इसी के चलते यह कहा जाता है कि पेटेंट का मामला केवल निजी मामला ही नहीं है, अपितु इसका संबंध सार्वजनिक हित, सामाजिक न्याय और सबसे बढ़कर जीवन रक्षा से है। अतः विशेष रूप से गरीब देशों में पेटेंटेड दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध किए जाने के लिए प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए हम वॉलंटरी लाइसेंसिंग जैसी पद्धति का प्रयोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जो एड्स के निवारण के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रणनीति साबित हुई है। अब हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले भारत को डेटा सुरक्षा कानून की आवश्यकता है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, इजराइल और हमास के मध्य भले ही संघर्ष विराम संपन्न हुआ हो, किंतु इसको दीर्घकालिकता दिए जाने के लिए संघर्ष के मूल कारकों को संबोधित करना आवश्यक है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में आप भूमिका के तहत केंद्र सरकार और व्हाट्सएप के बीच हालिया विवाद का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर आप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी नीति को स्पष्ट करेंगे और इससे संबंधित वाद विवादों और चिंताओं को भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप डेटा सुरक्षा के संदर्भ में भारत में विद्यमान कानूनों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डालेंगे और इसमें विभिन्न समितियों और सुप्रीम कोर्ट वाद को भी संदर्भित करेंगे। निष्कर्ष में आपको उपयुक्त अग्रगामी सुझावों को प्रस्तुत करना है और इस प्रकार से अपने उत्तर को सकारात्मकता देते हुए समाप्त करना है। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप इजराइल और हमास के मध्य हालिया संघर्ष को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। फिर आप इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जारी संघर्ष के मूल कारणों को भी स्पष्ट करेंगे। इसमें आपको यरूशलेम को लेकर वाद विवाद को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करना है और संघर्ष निवारण के लिए अग्रगामी सुझावों को भी देना है। फिर आप निष्कर्ष में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को संपन्न करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।